नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में सपा नेता खुद की पार्टी पर ही हमलावर होते हुए नजर आए हैं। सपा नेता और पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू ने कई आरोप भी लगाए हैं। दरअसल उन्होंने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार देखा है कि समाजवादी पार्टी के भी टिकट बेचे गए हैं। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। पार्टी को ऐसे लोगों को खोजना चाहिए और उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। सपा नेता चंद्रभूषण सिंह ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष से सरकार नहीं बनाई जा सकती। आखिरकार ये कौन से लोग थे जिसकी वजह से नाम चला कि समाजवादी पार्टी को दो लोगों ने बर्बाद कर दिया। उनको छांटिए दोस्तों, अरे उनकी पहचान करिए कि वो कौन दो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बेच दिया। मेरी अखिलेश जी से बात हुई, मैंने ये पहला मौका अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की टिकटें बिकी। अरे उनको छांटिए दोस्तों, इनको जब तक निकाल के बाहर नहीं करोगे, जब तक इनसे झूठ नहीं बन सकती। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर पर तिरंगा लगाते वक्त हादसा हो गया, जिसमें हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से युवक लुकमान की मौत हो गई है। दरअसल चनकापुर पंचायत भवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम यह किया गया था और इस दौरान तिरंगा फंस गया, जिसे ठीक करने के लिए युवक लोहे के पाइप से सही करने उसको जा रहा था कि इसी दौरान पंचायत भवन के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानंद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने परिजनों के पोस्टमार्टम न करवाने की मांग पर शव का पंचनामा भरकर परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद सुपुर्दे ए खाक उसको किया गया है। भवन में ध्वजारोहण हो रहा था, उसी समय और बाद झंडा टेढ़ हुआ था, उसको तोड़ियाने गया तो वही ढलाई मार दिया। किसको? लुकमान को। कौन? मोहम्मद लुकमान, लड़के हमारा बेटा। आपका बेटा है जी। अच्छा। ध्वज को फंसे हुए देख के ये कि हमारा झंडा है लहराता रहे, इसलिए वो गया उस झंडे को सही करने के लिए, और वहीं पे 11,000 वोल्टेज की हाई करंट लाइट गई है और उसी में रात टच होने की वजह से वो बेचारा शहीद हो गया। और उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अब मंत्रियों को सीएम योगी से मंजूरी लेनी होगी, यानी कि बिना सीएम अब तबादला नहीं हो पाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश के मुताबिक समूह ए, बी, सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम से अनुमोदन लेना होगा। बताया जा रहा है कि यूपी में 2022-23 की ट्रांसफर पॉलिसी 30 जून को समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कई विभागों में तबादले कर दिए गए। तबादले में गड़बड़ी की खबरें आने के बाद यह फैसला किया गया है। पिछले दिनों यूपी के कई विभाग में तबादले में गड़बड़ी करने के मामले सामने आए थे और ट्रांसफर सीजन खत्म होने के बाद भी तबादले ये किए गए थे। इसको लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे थे और यहां तक कि एक मंत्री ने आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक सौंप दिया था, जबकि सरकार इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। नियमों के तहत ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल अगर ट्रांसफर सीजन खत्म हो जाता है तो फिर सीएम से अनुमोदन लेना होता है और सीएम कार्यालय से मंजूरी के बाद ही यह ट्रांसफर होता है। हालांकि इस बार अलग बात यह है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शासनादेश जारी कर दिया है। और वह यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। बोर्ड में 10 विभाग को शामिल किया गया है। प्रदेश के वनों को पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा। लखनऊ में कुकरेल पिकनिक स्पॉट को नाइट को लाइन सफारी बनाया जाएगा। ये आप देखिए। प्रदेश में इको टूर बोर्ड का गठन किया जाएगा। सर कितने विभाग उसमें शामिल होंगे? बोर्ड कुल 10 विभाग हैं। पर्यटन है, आयुष है, परिवहन है, इरिगेशन है, नगर विकास है, ग्राम विकास है, सारे के सारे विभाग उसमें जो सीधे जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोगों को दिक्कत होती थी कोऑर्डिनेशन करने में, सारे विभाग समाहित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे, चीफ सेक्रेटरी इसके सदस्य सचिव होंगे, बाकी 10 विभाग के मिनिस्टर इसमें शामिल हैं और तमाम विशेषज्ञ, पर्यावरण के विशेषज्ञ, पर्यटन के विशेषज्ञ, उनको भी शामिल करते हुए इस तरह का प्रयास करा जाएगा कि जो हमारी
प्राकृतिक संसाधन धरोहर हैं, जो हमारे तमाम ऐसी प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक इमारतें हैं, धरोहर से हैं, उन सबको सजा के, संवार के, संरक्षित करके टूरिज्म के रूप में उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक सुविधाएं हैं टूरिस्ट के लिए, उसको डेवलप करके ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का पहला पसंद का डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए बनाएंगे, ये था मेरा प्रयास है। उक्रेल पिकनिक स्पॉट को एक मॉडर्न रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से प्लानिंग है और क्या कुछ उसमें? नाइट सफारी प्रदेश की पहली नाइट सफारी, लखनऊ लोग आते हैं, जाएंगे टहलने, आप भी आनंद लीजिए, बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ेगा, उसका सदुपयोग होगा। और खास रूप से जो अनुपयोगी क्षेत्र है उसी का उपयोग करेंगे, जो मूल प्राकृतिक रूप से या जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया उसको कोई बिना डिस्टर्ब किए, बिना पेड़ों की कटाई छटाई किए उसको डेवलप करके लोगों को समर्पित करेंगे। लखनऊ के लोग और आने वाले लोग यहाँ पूरा आनंद लें, नाइट सफारी का आनंद लेंगे। नाइट सफारी को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई और प्लानिंग है इसके अलावा? निश्चित रूप से ये जो बोर्ड बना है इको टूरिज्म बोर्ड, इसमें बैठेंगे विभिन्न विभागों के लोग, सारे लोग बैठेंगे और चिंतन मंथन के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तैयार हुआ है, जो लगातार बैठकें करेगा, संभावनाओं को तलाशेगा और उन पर एग्जीक्यूशन करेगा। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में एक बड़ा अहम प्रस्ताव पास हुआ है, इको बोर्ड टूरिज्म का गठन किया जाएगा। इसके खुद अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कैमरा रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कुल 16 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें रामनगरी अयोध्या के साथ ही शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव के साथ ही अयोध्या और वाराणसी से जुड़े कई प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि 3 कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी बनाई जाएगी। राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और ज्वार विद्युत उत्पादन निगम को जोड़कर एक कंपनी बनाई जाएगी, जो कि यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से जानी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ऊर्जा विभाग ने गुड गवर्नेंस की दिशा में 3 बिजली उत्पादन कंपनियों को एक करने का फैसला किया है। वर्तमान में इस कंपनी जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसमें 525 मेगावाट की जल विद्युत की स्थापित क्षमता है और उसकी पेड अप कैपिटल है रुपया 435 करोड़। इन तीनों कंपनियों को, चूंकि जैसा मैंने कहा कि जवाहर विद्युत उत्पादन निगम तो ऑलरेडी विद्युत उत्पादन निगम का सब्सिडियरी के रूप में ही काम कर रहा है, काम भी एक ही तरह का है, तापीय काम विशेष रूप से ये करते हैं। जल विद्युत निगम लिमिटेड अब बहुत ही कम क्षमताएं इसके पास रह गई हैं, नई क्षमताएं विशेष रूप से हो नहीं रही हैं और बहुत सारी इसमें जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं वो हमारे जो तापीय परियोजनाएं हैं उन्हीं के सन्निकट भी ये कई आती हैं। मध्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है, जिसमें विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इससे घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो आज द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त है, उसको और हम लोग बेहतरी के साथ इको टूरिज्म बोर्ड गठित होने के बाद हमें लगता है कि हम देश में प्रथम स्थान निश्चित रूप से पालेंगे। हमारे एक जेल विभाग का मैनुअल का विषय है और एक रामपुर में अग्निशमन केंद्र के लिए एक जगह का प्रस्ताव था, वो आज आया है कैबिनेट की बैठक में। मंत्रि परिषद ने जनपद रामपुर के अग्निशमन केंद्र रामपुर में आवासीय अनावासीय भवन निर्माण हेतु नगर पालिका रामपुर के अंतर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील सदर में ये जमीन घाटा संख्या 395/1 रकबा 2.477 हेक्टेयर में से अग्निशमन केंद्र हेतु 7500 वर्ग मीटर भूमि नगर विकास से गृह विभाग को हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र से एक गांव से लापता नाबालिग लड़की का अब तक सुराग नहीं लग पाया है, जिसके चलते नाराज परिजनों ने इगलास कोतवाली का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल लापता नाबालिग लड़की परिजनों ने एक युवक पर अगवा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में यह केस दर्ज करवाया था, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर दूसरे पक्ष में मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया है और कहा कि आरोपी पक्ष का भाई पुलिस में तैनात है और इसी वजह से अब पुलिस युवती का पता नहीं लगा पाई है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और लड़की की बरामदगी के लिए एसएसपी से गुहार भी लगाई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला कोर्ट में हुई दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया है। जिला अदालत में पेशी पर आए आरोपी लाखन उर्फ यशराज की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। वारदात के कुछ देर बाद एक हमलावर सुनील चचूला ने गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत में जाकर सरेंडर कर दिया है। सुनील 1 लाख के इनामी रहे पवन सिरोली लोनी के गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि मृतक अनंतपुर फरीदाबाद का रहने वाला था, जो कि 2019 में धौलाना में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। मामले पर एसपी दीपक भूकर ने बताया है कि किसी पुलिसकर्मी को गोली भी नहीं लगी है और हत्यारों की संख्या को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कचहरी के बाहर बदमाशों ने पैदल ही घटना को अंजाम दिया और उसके बाद पास के मोहल्ले रघुवीर गंज में खड़ी बाइक से वो फरार हो गए हैं। कोर्ट परिसर में इतनी बड़ी चूक के बाद जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है, जिसमें सीओ सिटी इंस्पेक्टर और कचहरी चौकी इंचार्ज रमेश को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर देश आज उनको नमन कर रहा है। वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकप्रिय जननेता, प्रखर राष्ट्रभक्त, ओजस्वी वक्ता, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। कोटद्वार में अग्निपथ योजना को लेकर कल अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ सीएम धामी करेंगे और कार्यक्रम को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के साथ ये बैठक की है और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत चौहान समेत कई अफसर भी मौजूद रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को लेकर बताया कि कोटद्वार एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जहां के हर घर से एक व्यक्ति सेना में अपनी सेवा दे रहा है और इसीलिए उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ कोटद्वार से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इससे इसका संदेश पूरे देश में पहुंचे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान देश की सेवा में अपनी जान देने वाले शहीदों के परिजनों समेत स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल अग्निवीर को वहाँ से लॉन्च करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। मेरा मानना, सैनिक की बेटी हूँ, मेरा मानना ये है कि जो भी बच्चा अग्निवीर में निकलेगा और भागीदारी करेगा, वो बच्चा एक ज़बरदस्त, कहते हैं ना, सोना तप के निकलता है, तो तप के जब निकलेगा तो एक आर्मी के संस्कार, डिसिप्लिन के साथ निकलेगा और इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक साबित होगा। तो मुझे बहुत खुशी है इस योजना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे कोटद्वार से। और वही कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन खेल में गोल्ड मेडल विजेता लक्ष्य सेन के पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने इस दौरान गोल्ड मेडल विजेता लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने लक्ष्य सेन से कहा कि ये उनके माता पिता की तपस्या का ही प्रतिफल है। इसके साथ ही सीएम धामी ने लक्ष्य सेन के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य ने अपनी खेल प्रतिभा से उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पिछली बार लक्ष्य से मुलाकात के दौरान उनसे लक्ष्य भेद कराने को कहा था। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य से कहा था कि उन्हें दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है, आसमान छूना है और झुकना नहीं है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के पदाधिकारियों ने
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे पहला भाषण अटल जी का ही सुना था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही रखी थी। तो इतना स्नेह, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, उन सबसे प्राप्त होता था। उत्तराखंड राज्य की दृष्टि हो तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दर्द को अगर किसी ने समझा, अटल जी थे। आज राज्य के रूप में उनको ये राज्य प्राप्त हुआ है। अटल जी का जो योगदान है वो सदैव हमारे स्मरण रहेगा। मैं आज अपनी ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और वहीं मौसम खराब होने की वजह से शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में मौसम खराब होने की वजह से आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। अब मौसम के सही होने का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर कल हल्द्वानी पहुंच सकेगा। वहीं शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी ना पहुंचने से परिजन और स्थानीय लोगों में मायूसी छा गई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा भी स्थगित हो गया है। दरअसल सीएम धामी शहीद चंद्रशेखर हरबोला को श्रद्धांजलि देने के लिए हल्द्वानी आने वाले थे। शहीद चंद्रशेखर जी का पार्थिव शरीर 38 सालों के पश्चात सियाचिन में प्राप्त हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत में पेट्रोलिंग पार्टी के रूप में थे और उनका पार्थिव शरीर आज लेह से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से आर्मी हेलीपैड तिकोनिया में लाया जाना था। मौसम खराब होने के कारण फ्लाई नहीं हो पाई, लेह में मौसम खराब था, इसकी वजह से आज जो है पार्थिव शरीर नहीं पहुंच पा रहा है। कल जैसे ही मौसम ठीक होता है, पार्थिव शरीर आता है तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं हरिद्वार के लक्सर में प्रेम संबंध की वजह से 17 साल की किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है, जिसका आरोप किशोरी के पिता और उसके भाई पर ही लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही दोनों आरोपी मौके से फरार हैं। वहीं पुलिस को भी उन्हें गिरफ्तार करने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। आरोपी पिता पुत्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें दबिश दे रही हैं। प्रेमी की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस गंगा नदी से किशोरी का शव बरामद कर चुकी है। आपको बता दें कि किशोरी के प्रेम संबंध का पता जब पिता और उसके भाई को चला तो आग बबूला हो गए, जिसके बाद किशोरी से मारपीट की गई। उसके बाद से ही किशोरी गांव में नजर नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए किशोरी के प्रेमी ने थाने पर शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू की गई तो आशंका हकीकत में बदल गई। छानबीन में पता चला कि आरोपियों ने किशोरी की हत्या कर दी है। लाश को प्लास्टिक के बोरी में भरकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था। इस पर हमारे यहाँ अभियोग दर्ज किया गया था और गुमशुदा की तलाश की गई, तो उस पर जो है उसकी डेड बॉडी गंगा नदी से बालावाल के पास से बरामद हुई है। इस पर थाने में जो है मुकदमा जो है 302 तो 201 पर तरमीम किया गया है और विवेचना जारी है और तदनुसार जो है विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य पाए जाएंगे उस साथ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। हाकम सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। वहीं हाकम के इस आरोप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हाकम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने ही सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया, जिसकी वजह से आज एसटीएफ जांच कर रही है और हाकम सिंह समेत कई लोग पकड़े भी गए हैं। करण माहरा ने मांग करते हुए कहा है कि मामले में एसटीएफ और भी असल दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करे। आपको बता दें कि हाकम सिंह को बीजेपी ने अपनी पार्टी से 6 साल पहले ही निकाल दिया था। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। वो सही बोल रहे हैं, हमने दबाव डाला कि बीजेपी के जो नेता इसमें संलिप्त है उनको पकड़ा जाए और दबाव था, सरकार को दबाव में उसको गिरफ्तार करना पड़ा है। सबूत मिल गए हैं, जैसा कि कल मैं एक सीनियर ऑफिसर का वीडियो देख रहा था और सबूतों के साथ उसको पकड़ा गया है।